हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज की 4th वीडियो के साथ, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करिए, जहां पर आपको पहले की 3 वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हर दिन आपके लिए 25 एमसीक्यूज लेके आते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल एंड एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ अगर जब आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको वहां पर सीयूईटी से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल इंसाइट्स भी मिलेंगी, क्योंकि जो जिन बच्चों ने ऑलरेडी सीयूईटी दिया हुआ है और उन्हें कॉलेज असाइन हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है। तो मेक श्योर कि दैट यू डू विजिट आवर चैनल एंड अपनी सीयूईटी जर्नी को आप एम्पलीफाई कर सके। ठीक है। तो अब थोड़ी भी देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज में। सबसे पहला है क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्क सप्लायर इज, दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क सप्लायर देश कौन सा है? ठीक है। सिल्क मतलब मखमल वाला जो कपड़ा होता है उसका सप्लायर देश कौन सा है? ए रशिया, बी चाइना, सी जापान, डी इंडिया। इसका आंसर है बी चाइना। ठीक है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का जो सप्लाई करता है वो देश कौन सा है? चाइना। अब प्रोडक्शन और सप्लाई डिफरेंट होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है जो कंट्री सबसे ज्यादा सप्लाई करती हो वही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और अपने प्रोडक्शन किए गए प्रोडक्ट को वो खुद ही कंज्यूम कर ले। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इज, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है? ए डेनमार्क, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। इनमें से कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करती है? इसका आंसर है बी इंडिया। ठीक है। यानी इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व रेपो रेट इज, ए इट इज द रिटर्न बैंक्स अर्न ऑन एक्सेस फंड पार्क्ड विद आरबीआई, बी आरबीआई रिजर्व रेशो, सी फंड फॉर एसबीआई, डी नन ऑफ दीज। एक्चुअली ये रिजर्व नहीं होगा, ये रिवर्स रेपो रेट होगा। ठीक है। तो ये टाइपो हो गया थोड़ा सा। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ए, क्या ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक्स अर्न करते हैं जब वो अपना जो मनी है वो आरबीआई के साथ पार्क करते हैं, मतलब आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर आरबीआई जो रिजर्व रेशो, आरबीआई का रिजर्व रेशो है, ये फंड है एसबीआई के लिए, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? इसका आंसर है इट इज द रिटर्न बैंक्स अर्न ऑन एक्सेस फंड पार्क विद आरबीआई। ठीक है। बैंक्स जब अपने मनी को डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई के साथ, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स को उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्बन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया 2011 वाज, 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था, मतलब शहरी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था? ए 31.16%, बी 27%, सी 58.9%, डी 40%। इसका आंसर है 31.16%। ठीक है। यानी इतना परसेंटेज कौन थे? अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के मुताबिक। नेक्स्ट है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कंप्राइजेस, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसमें कितनी लेन्स आती हैं? ए 8 लेन्स, बी 6 लेन्स, सी 4 लेन्स, डी 2 लेन्स। अब मैं आपको बता दूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक। जो हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल हब्स को, सिटीज को कनेक्ट करता है। जो चार, सिंस ये क्वाड्रिलेटरल है मतलब इसके 4 एजेस होंगे। ठीक है। तो जो 4 एजेस पे मेन शहर है या फिर स्टेट्स है आप कह सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, नेक्स्ट है आपका मुंबई एंड चौथा है चेन्नई। इन चारों को ये कनेक्ट करती है। ठीक है। इट इज अ नेशनल हाईवे। तो उसमें कितनी लेन्स हैं? उसका आंसर है 6 लेन्स, मतलब 6 लेनों का है, यानी 6 सड़कें हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डोलड्रम बेल्ट इज लोकेटेड नियर,
एक बेल्ट आती है व्हेन वी डिवाइड आवर अर्थ इनटू डिफरेंट पार्ट्स बेस्ड ऑन लैटिट्यूड्स। जब हम अपनी अर्थ को लैटिट्यूड्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्लाइमेट बदल जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, अर्थ का डिवीजन होता है। तो ये जो डोल्ड्रम बेल्ट है वो किसके पास आती है, इक्वेटर के पास आती है, पोल्स के पास आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आती है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आती है। इसका आंसर है इक्वेटर के पास आती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दूं। सिंस इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, मतलब ये एक वो जोन होता है जहां पर क्या होता है, साउथ से आने वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ से आने वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या होती है, कन्वर्ज करती है, एक दूसरे में मिलती है, ठीक है। तो जिस बेल्ट पे आके ये दोनों मिलती हैं उसे डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम बेसिकली वो हिस्सा है जहां पर हवा नहीं चलती, ठीक है। इसलिए शिप्स को सेल करने में बहुत मुसीबत आती है, और ये मोस्टली जो हिस्सा है डोल्ड्रम वाला वो इक्वेटर के पास बनता है। क्यों हवा नहीं बनती, क्योंकि जब ये हवाएं जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास आके जब कन्वर्ज करती हैं, तो ये लोग कन्वर्ज करने के बाद एक दूसरे के आसपास घूमने लगती हैं, कहाँ पर, अपर एयर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जिसकी वजह से नीचे कोई हवा ही नहीं होती जमीन के पास, और जब नीचे हवा नहीं होती तो शिप्स को चलने में दिक्कत होती है। इसीलिए जितने भी शिपमैन है वो मनाते हैं कि डोल्ड्रम रीजन में ना जाना पड़े। ओके, तो ये कहाँ बनता है, इक्वेटर के पास बनता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट कोस्ट लाइन सी इज, बिना कोस्ट लाइन के सी को क्या कहा जाता है, ए व्हाइट सी, बी सार्गासो सी, सी सी ऑफ ओक्सटक, डी तास्मानिया सी। इसका आंसर है बी सार्गासो सी, ठीक है। सर मतलब कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कि कोस्ट नहीं है, बेसिकली जो बॉर्डर है उस सी का वो सी वीड से बना होता है। जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये जो वीड्स है ना, ये बॉर्डर करती है उस सी को, तो ऐसे सी को सार्गासो सी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लाउड फ्लो इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू देयर लो। जो हमारे क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में क्यों फ्लो करते हैं, क्या लो हो गया होता है, ए टेम्परेचर, बी वेलोसिटी, सी प्रेशर, डी डेंसिटी। इसका आंसर है प्रेशर। जब प्रेशर लो हो जाता है देन ओनली क्लाउड स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, ए ग्रीन आइलैंड, बी मजुली, सी तास्मानिया, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी मजुली, ठीक है। गाइस, रिवर आइलैंड का मतलब बेसिकली ये है कि वो आइलैंड जो कि डेब्रिस यानी डेब्री से बना हुआ है, और वो डेब्रिस जो होता है मलबा, वो कौन लेके आया है, रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं। तो वो एक जगह जाके वो इकट्ठा करती रहती है, फाइनली क्या होता है, एक लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो मजुली है, और मजुली कहाँ पर है, नियर बांग्लादेश, ठीक है, यानी इन बे ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे ज्यादा आयरन जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी रशिया, डी यूएसए। इसका आंसर है बी चाइना, ठीक है। चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द। हंटर कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। इतना सबको मैं आप लोगों को बता दूंगी, ये कमीशन जो है वो आजादी से पहले की कमीशन है, ठीक है। ये इसका जो चयन था वो क्यों करवाया गया था, ए ब्लैक होल इंसिडेंट्स की वजह से, बी जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से, सी अपराइजिंग ऑफ 1851, या फिर डी पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या मकसद था हंटर कमीशन को बनाने का, इसका आंसर है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। यानी जब जलियांवाला बाग वाला जो हादसा हुआ था उसके बाद एक कमीशन बिठाई गई थी, जिसके हेड जो थे वो ये हंटर थे, जिनका सरनेम हंटर था, ठीक है।
इस कमीशन का काम ही था कि दे हैड टू लुक कि एक्चुअली में जस्टिस हुई है कि नहीं हुई है, जो भी ये फायरिंग हुई थी वो क्या वैलिड थी, क्या वो करवानी चाहिए थी कि नहीं करवानी चाहिए थी, और इसमें कौन जो है वो दोषी है। ओके, नेक्स्ट इज द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट, जो लिंगराज टेम्पल है काफी फेमस टेम्पल है, वो कहां पर है? ए बीजापुर, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता, डी हरिद्वार। इसका आंसर है गाइस भुवनेश्वर। ठीक है, ये जो लिंगराज टेम्पल है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं ना, उसी में क्या होता है, ये कलिंग स्टाइल से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। एक थ्योरी आई थी पार्टीशन के पहले जिसे कहा गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इंडिया से वेल्थ बाहर की तरफ ड्रेन की जा रही है, ये थ्योरी किसने दी थी? ए सीवी रमन, बी सरोजनी नायडू, सी एडम स्मिथ, डी दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हीं की जो फेमस थ्योरी थी उसे कहा जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इंडिया से प्रॉफिट कमा के वो सारा का सारा प्रॉफिट इंडिया पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, अपनी कंट्री ब्रिटेन पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स का जो रूल है दैट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तरह से लोगों को ये कन्विंस करना चाहते थे कि दैट हम लोगों को खड़े होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फेस बनाना पड़ेगा और उनको इस कंट्री से हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है विच रूलर बिल्ट द केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा। इट्स नॉट एलिफेंट, इट्स एलिफेंटा। ठीक है, कौन सा ऐसा रूलर था जिसने एलिफेंटा के टेम्पल्स बनाए थे? ए विजयनगर, बी राष्ट्रकूटास, सी कुशांस, डी पेशवास। इसका आंसर है राष्ट्रकूटास। ठीक है, अभी जो राष्ट्रकूटास थे ये बहुत ही फेमस रूलर्स थे, इन्होंने एलिफेंटा के केव बनाए थे। और जो इनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है कि ये लोग जो थे मेट्रियार्क्स थे, मतलब बेसिकली इनके यहाँ पर किसी बच्चे की पहचान उनके फादर के नेम पे नहीं होती थी, उनके मदर के नेम पे होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हु गॉट दौलताबाद कंस्ट्रक्टेड। दौलताबाद किसने बनवाया था? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी रजिया सुल्तान, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट करवा दी थी, दिल्ली से दौलताबाद करवा दी थी। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? ए द प्रेसिडेंट, बी द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट के जज, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका चयन कौन करता है? क्या वो प्रेसिडेंट करते हैं, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, या फिर हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, बट दो लोगों से वो सलाह मशवरा लेते हैं। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और साथ ही साथ जिस स्टेट के हाई कोर्ट की बात हो रही है उस स्टेट के गवर्नर से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का अगर चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर चुने जाने होंगे तो बेसिकली उनका चुनाव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, बट वो एडवाइस लेंगे यानी कंसल्ट करेंगे, किसके साथ करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के हेड जज के साथ, और साथ ही साथ जिस स्टेट की बात चल रही है उसके गवर्नर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन The Chief Justice and other judges of High Court retire at the age of। जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के जज होते हैं उनकी रिटायरिंग एज क्या होती है? ए 60 इयर्स, बी 62 इयर्स, सी 65 इयर्स, डी 70 इयर्स। इसका आंसर है 62 इयर्स। ठीक है, मतलब 62 इयर्स की एज पे आके ये लोग क्या कर जाते हैं? रिटायर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन The amendment procedure of Indian Constitution has been modeled on the constitution pattern of।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो तरीका है, वो करने का जो पैटर्न है यानी तरीका है, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए कनाडा, बी यूएसए, सी स्विट्जरलैंड, डी साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constitution amendment has been described as mini revision of the constitution? इन चारों में से ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से थे वो? सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म एंड इंटेग्रिटी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन इज अ सोशल एनिमल, हु स्टेटमेंट इज दिस? मैन इज अ सोशल एनिमल, जो आदमी है वो सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक जानवर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ए प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी रूसो, डी लास्की। इसका आंसर है बी अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम? इन चारों में से ऐसा कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो लिबर्टी और फ्रीडम नहीं आने देता? ए सेंट्रलाइजेशन, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी प्राइवेटाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन। इसका आंसर है सेंट्रलाइजेशन। जब पावर सारी की सारी सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेट होने लगती है तो लिबर्टी और फ्रीडम का कोई स्कोप नहीं बच जाता। ठीक है, नेक्स्ट। द ग्रीन कलर ऑफ लीव इज ड्यू टू? पत्ते का हरा कलर किस वजह से होता है? ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी हीमोग्लोबिन, डी नन। इसका आंसर है ए क्लोरोफिल। ठीक है, इट इज द सब्सटेंस विच कंटेन्स मैग्नीशियम। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू? खून का कलर लाल क्यों होता है? ए आरबीसी की वजह से, बी डब्ल्यूबीसी, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग स्लीप अ मैन्स ब्लड प्रेशर? सोते दौरान एक इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? ए इंक्रीज होता है, बी डिक्रीज होता है, सी कोई चेंज नहीं होता, डी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर है डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सिंथेसाइजेस प्रोटीन फ्रॉम? जो प्लांट है वो प्रोटीन्स किससे बनाते हैं? ए स्टार्च, बी शुगर, सी अमीनो एसिड एंड डी फैटी एसिड्स। इसका आंसर है अमीनो एसिड्स। ठीक है, जहां प्रोटीन की बात हो रही है वहां पर आप आंख बंद करके अमीनो एसिड्स लगा दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड? हड्डियों की स्टडी को क्या कहा जाता है? ए ओरोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी सेरेमोलॉजी, डी जियोलॉजी। इन चारों में से कौन सा आंसर है वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, ये थी हमारी आज की सीरीज। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी 3 वीडियोस आ चुकी है, तो मेक श्योर आप उन्हें भी देख ले, क्योंकि ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू सीयूईटी।